फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे अपने चैनल सीपी स्मार्ट क्लासेस में, जहां हम जीके की मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज़ जो है वो देख रहे थे। और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमने इससे पहले वाले सेशन में कर रखे हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जा करके उसको ज़रूर चेक करिए। आज की सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सबसे पहले कब स्वीकार किया था, बेसिकली ये बताना है। और यहाँ ध्यान रखिएगा, इस तरह के बहुत से और आपको राष्ट्रीय स्मारकों से रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे, जैसे कि राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान, और अब जैसे राष्ट्रीय ध्वज पूछ लिया है तो ये सब अलग अलग समय पे अलग अलग डेट में अंगीकार स्वीकृत किए गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ राष्ट्रीय ध्वज पूछ रहा है तो हमारा जो आंसर है, जिन लोगों ने पढ़ रखा है उनको सही सही पता होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है 22 जुलाई 1947 जो है वो इसका सही आंसर है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं भाई। बात करते हैं अधिवेशन की, तो वो चौथा अधिवेशन था संविधान सभा का जब हमने इसको स्वीकार किया। और दूसरी चीज़ जो हम लोग बचपन से हमेशा पढ़ते हैं, चाहे तो उसको दोबारा से रिवाइज़ कर लीजिए, कि उसमें 24 तीलियाँ हैं और उसका अनुपात जो है वो इतना 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 है। ठीक है, तो ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो अपने साथ हमेशा लेके चलिए। भले आपने कई बार पढ़ी हो, लेकिन रिविज़न 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 ये बहुत ज़रूरी होता है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, संविधान के निम्न में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। ये आप कह सकते हैं एक तरह से विवादित क्वेश्चन भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ये मेंशन नहीं किया है क्वेश्चन में कि नया राज्य हमको भारतीय संघ के अंदर ही बनाना है, राज्यों की तोड़ फोड़ करके उनको जोड़ के, या फिर हमें बिल्कुल ही क्षेत्र से बाहर का किसी टेरिटरी या राज्य को उठा के संघ में शामिल करना है, क्योंकि दोनों के लिए अलग अलग अनुच्छेद हैं। यानी कि अनुच्छेद 2 जो है वो प्रावधान करता है बिल्कुल ही बाहर से लाए गए टेरिटरी को या राज्य को शामिल करना संघ में, जो क्षेत्र में सीमा में नहीं था। और अनुच्छेद 3 जो है वो हमको प्रावधान उसमें करता है संसद के लिए कि वो अंदर से ही राज्यों को तोड़ के फोड़ के उनकी सीमाओं को बदल के उनका नाम बदलना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अनुच्छेद 3 के तहत आती हैं। तो यहाँ हम मान लेते हैं कि ये नया राज्य भारतीय संघ के अंदर वाले राज्यों की ही बात कर रहा है। जैसे हाल ही का आप ले लीजिए कि तेलंगाना बनाया है, और तेलंगाना के अलावा उसके बाद तो कोई नया राज्य बना नहीं है। जम्मू कश्मीर वो जो उन्होंने लद्दाख और वो रीजन तोड़ा है, तो वो तो खैर अधिनियम, स्पेशल अधिनियम बना करके धारा वारा ख़त्म करी और फिर उसको 2 अलग अलग टेरिटरी बनाया। तो कह सकते हैं कि हाँ, अनुच्छेद 3 में ये प्रावधान किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 3 इसका सही आंसर है। और यहाँ देखिए एक्सप्लेनेशन में दे रखा है, नए राज्यों का निर्माण, उनके क्षेत्र सीमा और नामों में परिवर्तन, ऐसी शक्ति भारतीय संसद को दी गई है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि राज्य विधानसभाओं का इसमें कोई रोल नहीं होता, सिर्फ उनसे उनकी राय जानने के लिए विधेयक को उनके सामने पेश किया जाता है। वो उसमें हामी भरें अथवा ना भरें, उनका वो मतलब उनकी कंसर्न उनका कुछ भी नहीं होता, मान्य नहीं होता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो सुप्रीम पावर है वो हमारी भारतीय संसद है बस। भाई फिर भेजते ही क्यों हो उनके पास, जब करना आपको अपने ही मन की है अल्टीमेटली। लेकिन ये ऑल अबाउट खाना पूर्ति, फॉर्मेलिटी, संविधान है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हो गया भाई, क्वेश्चन नहीं आ रहा। ओके, समथिंग क्या हुआ है। तो कुछ इशू हो गया था, इशू। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको फिर से बता दूं हमारे ऐप के बारे में। तो गूगल प्ले स्टोर से जा कर के आप इसका हमारा जो है ऐप वो डाउनलोड कर सकते हैं। और पहले भी बताया था आपको कि उसमें बहुत सारे फ्री टेस्ट सीरीज़ हमारे द्वारा जो है वो लाई जा रही हैं। आप उसको इनरोल करिए या फिर हमारे किसी पेड कोर्स में इनरोल करिए, तो उसमें टीजीटी वगैरह की बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस चल रही हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं एक बार। थर्ड क्वेश्चन जो है, देखिए यहाँ पे सही कालानुक्रम बताना है और कूट मिलाना है उस हिसाब से। अब भैया आप में से जितने लोगों को 2 राज्यों का भी सीक्वेंस या सन जो है वो फॉर्मेशन का याद होगा, पता होगा, तो आप लोग आराम से उसको देख करके कूट निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हमारा आंध्र प्रदेश, हिमाचल, हरियाणा और सिक्किम। तो आँख बंद करके आंध्र प्रदेश आपको पता है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी जीके का बनता है कि सबसे पहले गठित
भाषाई आधार पे कह लीजिए या वैसे भी सबसे पहले गठित राज्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश। और अगर भाषाई आधार पर पूछें कि भाषाई आधार पर सबसे पहले कौन सा राज्य बना था, तो वो भी आंध्र प्रदेश था। दूसरा दूसरा जो है वो आप 1956 में आपका आंध्र प्रदेश आ रहा है। उसके बाद दूसरा आपका आता है हरियाणा, ठीक है जी, हरियाणा। उसके बाद जो आपका है हिमाचल प्रदेश को ले लीजिए, ये हिमाचल प्रदेश। उसके बाद सबसे अंत में इसमें 1975 सिक्किम है, ठीक है। इससे पहले हरियाणा और हिमाचल आपके बन चुके थे। तो यहाँ पे सही आपका जो कूट के हिसाब से निकल के आ रहा है वो ऑप्शन नंबर बी है। पता नहीं मेरे पॉइंटर को क्या हुआ है, कहाँ चला गया है, क्या प्रॉब्लम हो गई उसे। ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम सॉरी देखने से पहले एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पॉइंटर की वजह से मेरा भी दिमाग थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया है, उसको इग्नोर करिएगा। राज्य और गठन वर्ष, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। हाँ, थोड़ा सा ट्रिकी है इसको कि आप कैसे याद करेंगे, काफ़ी चीज़ें। लेकिन जब आप कोई किसी किताब को, अच्छी रेफरेंस बुक को आप लेके बैठते हैं और पूरी कहानी के साथ आप पढ़ते हैं कि हाँ इस सन में ये हुआ, इस सन में इसको एक्वायर किया गया, फिर उसको पहले एज अ केंद्र शासित प्रदेश रखा, फिर बाद में उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया, कहानी। और जब बार बार आप उसी लिस्ट को देखते रहेंगे तो आपको इतना तो हो जाएगा कि ऑप्शन देके आप आराम से निकाल लेंगे कि हाँ भाई ये पहले बन चुके थे। तो देखिए यहाँ आंध्र प्रदेश 1953 में बन चुका था, और बात करें हरियाणा की तो 1966 में, और हिमाचल 1971 में बन चुका था। सिक्किम दिए गए ऑप्शन में सबसे लास्ट था, तो 1975 को सिक्किम है। बाकी के यहाँ पे दिए हुए हैं ये थोड़ा सा अपडेटेड नहीं है, तो यहाँ अगर आप 2000 के बाद ऐड करना चाहें तो तेलंगाना को ऐड कर लीजिएगा। 2014 में जो है वो फॉर्म हुआ था, गठित हुआ था। किसको? आंध्र प्रदेश के तटीय भाग को उसको तोड़ के बनाया गया था। चलिए, काफ़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गई है, आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन कहता है प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम। तो ये आप में से बहुत लोग जो हैं जिनके घर में इस तरह के डिस्कशंस होते हैं तो वो लोग जानते भी होंगे। तो सही आंसर जो है यहाँ पे कृत, त्रेता, द्वापर और कलयुग। और अभी जो है भाई कलयुग ही चल रहा है। तो लेकिन यहाँ कलयुग 2 ऑप्शंस में और दिया हुआ है जो लास्ट आपका है, तो ध्यान दीजिएगा। कलयुग सिर्फ मत पकड़िएगा क्योंकि बाकी के 3 ऑप्शन में भी कलयुग लास्ट में है। तो कृत, त्रेता, द्वापर और कलयुग ये इसका सही सीक्वेंस है। सृष्टि के संपूर्ण काल को 4 युगों में बांटा गया है जिनका क्रम यहाँ पे ये मेंशन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है? तो कुल है, वंश है, कोश है, गोत्र है। तो यहाँ ये बताना है कौन सा नहीं है। तो आप अगर ध्यान से पढ़े होंगे प्राचीन भारत और उसमें ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, तो जो वर्गों की और वंशों की बात होती थी तो कुल से होती थी, वंश से होती थी, गोत्र होता था, लेकिन जो नहीं होता था वो कोश। कोश जैसी कोई चीज़ वो वर्ग के लिए यूज़ नहीं होती थी, बल्कि वो एक टाइप का ख़जाना या आप कह सकते थे, हाँ ख़जाना ही था उनका। जो ट्रेजरी वाला डिपार्टमेंट था वो कोश होता था उनका, ठीक है। तो कोश शब्द खजाने के लिए प्रयुक्त किया जाता था। बाकी तीनों शब्दों का संबंध परिवार से है। चलिए जी, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। जिन लोगों ने भी गुप्ता डायनेस्टी पढ़ रखी है वो बता देंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ उन्होंने हर अलग अलग बने हुए धातु से जो सिक्के थे उनको नाम दिया हुआ था। तो चांदी के सिक्के जो थे वो रूपक कहलाते थे, ठीक है। चांदी के सिक्के रूपक कहलाते थे, और जो तांबे के सिक्के इन्होंने बनाए थे उसको ये लोग पढ़ कहते थे, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन में देखिए क्या है। चांदी के सिक्के रूपक थे जो कि 32.36 ग्रेन के थे, 32.36 ग्रेन के थे। और सबसे पहले गुप्त शासकों में भी सबसे पहले अगर पूछ लिया जाए आपसे तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे। ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। दीनार जो है उसको, सोने का सिक्के को दीनार, और चांदी और तांबे के मिक्स सिक्के को काशारपण कहते थे, और पण जो है वो तांबे का सिक्का था। तो ये आप चाहे तो नोट कर लीजिए अपने पॉइंट्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी। यहाँ पे राष्ट्रकूट साम्राज्य का जो स्थापत्य करता है उसकी बात हो रही है। तो भाई दंती दुर्ग है, और ये कई बार का रिपीटेड क्वेश्चन है, पीसीएस में बार बार ये पूछा गया है। तो दंती दुर्ग वो राष्ट्रकूट साम्राज्य के फाउंडर है। अगला क्वेश्चन देखने से पहले
हाँ, तो दुर्ग जो है राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना से पहले चालुक्यों का जो है डायनेस्टी थी, तो चालुक्यास के अंदर ये सामंत था दंती दुर्ग, जिसने 753 में राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव डाली और मान्य खेत को अपनी राजधानी बनाया। तो ये सब एंशियंट हिस्ट्री के बहुत सारे अलग अलग वंश हैं। हालांकि एंशियंट हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं है, क्योंकि बहुत बिखरा हुआ सा इसका मटेरियल है और बहुत इंटरेस्टिंग भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमको काफ़ी क्वेश्चन इसके देखने मिल जाते हैं एग्जाम्स में, तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन फिर एंशियंट हिस्ट्री से है। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, जिसको प्रयाग अभिलेख भी बोलते हैं, शिलालेख, वो प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद स्तंभ किस एक से संबद्ध है? और बहुत सारे लोग जो है वो इसका सही आंसर दे पा रहे होंगे। ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त से रिलेटेड है ये इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख या प्रयाग प्रशस्ति। कौशाम्बी अभिलेख समुद्रगुप्त के प्रशस्ति पत्र के रूप में प्रसिद्ध है, और समुद्रगुप्त के राज्य कवि हरिशेर, एक और आपके लिए पॉइंट बन गया कि उनके राज्य कवि हरिशेर या हरिशेर किसके दरबार में थे, तो वो समुद्रगुप्त आप लगा सकते हैं। यद्यपि यह मूलतः अशोक द्वारा उत्कीर्ण अभिलेख था, परंतु इसकी संबद्धता समुद्रगुप्त से अधिक है, यानी कि अगर अशोका का नाम कभी इसके साथ जोड़ा जाए तो वो गलत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, चोल राजाओं में किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी? ये थोड़ा सा नहीं, बहुत बड़ा वाला जो है टाइपिंग इशू है, प्रिंट इशू है, तो कोई बात नहीं, इसको इग्नोर करिए। बुरी चीज़ों को यार सिर्फ इग्नोर किया जाता है और कुछ नहीं। ख़राब चीज़ें, बुरी चीज़ें, इम्परफेक्ट चीज़ें, क्योंकि परफेक्ट तो कुछ होता ही नहीं है। तो हमारा जो इसका सही आंसर है, सीलोन पर विजय प्राप्त करना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण था। उस समय श्रीलंका में जो सीलोन पड़ता था, तो आप समझ लीजिए कि ये जो है साउथ की बात हो रही है। साउथ में साउथ से बैठ करके श्रीलंका पे कब्ज़ा कर लेना काफ़ी उस समय पे सामरिक महत्व था उसका। तो जो राजेंद्र हैं, वो राजेंद्र के द्वारा ऐसा किया गया था। बहुत शक्तिशाली, अपने आप के बहुत प्रतिष्ठित राजा थे। राजेंद्र ने इसका संपूर्ण सीलोन जीता। इससे पहले राजराज प्रथम ने इसका आधा भाग जीता था जी। ये भी ध्यान रखिएगा कि आधी विजय राजराज प्रथम कर चुके थे, उसके बाद जो है वो राजेंद्र ने इसको जीता था। अच्छा, ये सब जो है क्या थे? ये सब चोल राजा थे, ठीक है, चोलास थे ये राजराज और ये राजेंद्र। निम्न युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित है? यहाँ आपको ये बताना है कि कौन सा एक सही सुमेलित है। तो हड़प्पा सभ्यता चित्रित धूसर मृद भांड, और कुषाण जो है वो गांधार कला शैली, मुगल अजंता, मराठा पहाड़ी। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको सही ऑप्शन अगर समझ में आ रहा होगा तो गांधार कला शैली बहुत फेमस है कुषाणास के टाइम की। उन्होंने जो है इसको लेके आए थे जो कुषाण थे, गांधार कला शैली। बाकी के कोई भी यहाँ सुमेलित नहीं है, ठीक है। चित्रित धूसर मृद भांड उत्तर वैदिक काल का है, ठीक है। उसके बाद गांधार कला शैली, जैसे मैंने आपको बताया कि कुषाण की थी, और अजंता चित्रकारी गुप्त की थी, और पहाड़ी चित्र शैली मुगल काल की थी। तो ये आपका इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर आप कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। अब एग्रीकल्चर से क्वेश्चन आपके लिए। गेहूं की अच्छी खेती के लिए निम्न में से कौन सी परिस्थिति समुच्चय आवश्यक है? यानी कि टेम्परेचर और रेनफॉल जो है उसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ भाई जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो मध्यम ताप और मध्यम वर्षा, यानी मीडियम सब कुछ चाहिए होता है, ना ही बहुत ज़्यादा हो ना ही निम्न हो। तो गेहूं जो है वो रबी की फसल है, सबको पता होगा, नहीं पता है तो पता कर लीजिए। गेहूं रबी की फसल है और बोई जाती है ये लगभग अक्टूबर नवंबर के माह में, और काटी जाती है फिर उसके बाद फैब मार्च में। यही रबी की फसल का जो है वो चक्र होता है। तो उसके लिए यहाँ पे मध्यम ताप और मध्यम वर्षा ज़रूरी होती है, ठीक है। ऑप्शन आपका इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, देख लीजिए। तापमान भी देख लीजिए कि 10 से 25 डिग्री का अनुकूल होता है इसके लिए, और 75 सेमी औसत वर्षा की आवश्यकता होती है, यानी इससे ज़्यादा अगर होती है तो भी वो हानिकारक होती है, सड़ा देगा वो फसल को, ठीक है। निम्न में से कौन पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाने वाली कृषि प्रक्रिया है? नहीं पहुंचाने वाली, ऑप्शन पे ध्यान दीजिए। तो जैविक कृषि, चलवासी, उच्च उत्पादकता, शीशा घर में पौधे उगाना। तो देखिए, चलवासी कृषि है जिसको झूम कृषि भी हम बोलते हैं, आप लोगों को पता होगा उसके बारे में, कि जो आदिवासी हैं बेसिकली, और नॉर्थ ईस्ट की तरफ ज़्यादा ये पॉपुलर है। क्या होता है कि जंगल को उड़ा दो, जला दो, जलाने के बाद साफ़ हो गया जंगल, और उस पर ही फिर कृषि करो, उसकी पूरी उपजाऊपना है वो जो निचोड़ लो, और जब वो बंजर हो जाए भूमि तो उसको छोड़ दो कुछ सालों के लिए, तो वो फिर से फर्टाइल होगी जब कई 100 सालों में जाके, तब तक दूसरी जगह कृषि करो। ये बहुत प्राचीन पद्धति थी।
अब इस जनसंख्या में इतने भार के साथ जनसंख्या की हम ऐसे नहीं कर सकते कि जंगलों को बर्बाद करके और झूम कृषि करते चलें, तो ये हमारे लिए पर्यावरण हितैषी नहीं है। उच्च उत्पादकता देने वाली कृषि, भाई हरित क्रांति की बात कर रहे हैं आप, फिर उसमें रासायनिक खाद उर्वरक जैसी चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो भी इको फ्रेंडली नहीं है, ठीक है। शीशे घर में पौधा उगाना भी आप इको फ्रेंडली नहीं कह सकते। तो आंसर तो आपको समझ आ ही गया होगा पहले ही इसमें नज़र में, लेकिन बाकी के ऑप्शन के बारे में भी थोड़ा मैं डिटेल देना चाह रही थी, खास करके जलवासी कृषि के बारे में। तो जैविक कृषि यहाँ सही ऑप्शन है, बायो एग्रीकल्चर। इसकी एक प्रक्रिया है जिसमें रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक और इनका प्रयोग के बिना जो है वो फसल उगाई जाती है, ठीक है। ये सबसे हेल्दी वर्जन है एग्रीकल्चर का। 13 नंबर आपका कह रहा है कि इनमें से कौन खरीफ की फसलें हैं, ये बताना है। तो भाई कपास, मूंगफली, मक्का, सरसों फसलें बताना है। तो यहाँ आपको देखते ही एक बड़ा सा नाम दिख रहा होगा सरसों, उसको आप अलग कर दीजिए क्योंकि वो रबी की फसल है। सरसों और गेहूँ, राई, ये सब रबी की फसलें हैं। बाकी की 3 आप जो देख रहे हैं, कपास, मूंगफली, मक्का, ये सारी की सारी खरीफ की फसलें, ठीक है। ये जून जुलाई के करीब बोई जाती हैं और नवंबर दिसंबर में काटी जाती हैं। तो 1 2 3 जो है वो यहाँ इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। कपास, मूंगफली और मक्का खरीफ फसलें, जबकि सरसों रबी की फसल है, आपको पता है। तो यहाँ फिर हमारा थोड़ा सा नॉलेज दी गई है आपको कि हमारे कौन कौन से कोर्सेज ऐप पे चल रहे हैं। आप उसके लिए आपको हमारा ऐप ज़रूर इंस्टॉल करना पड़ेगा। आफ्टर दिन फिर आप ये इनमें एनरोल कर सकते हैं, चाहे तो वो जूनियर शिक्षक भर्ती हो, टीजीटी पीजीटी हो या डेली क्विज हो आपका, इस सारी चीज़ों में आप अपने अपने अकॉर्डिंग कोर्स परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिष्ठापित है। एक कल्याणकारी राज्य की बात की गई है, वो किस भाग में या किस उसमें उद्देशिका में है या मूल अधिकार में, किस में जो है, किस अनुच्छेद में उसका वर्णन है। तो यहाँ जब आप ध्यान देंगे तो अनुच्छेद की बात करें या भाग की बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में एक कल्याणकारी राज्य की बात कही गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श राज्य के नीति निर्देशक तत्व में प्रतिष्ठापित है। जो आपके राज्य के नीति निर्देशक हैं DPSP, वो भाग 4 में आते हैं, अनुच्छेद 38 से 51 तक, ठीक है। भारत के संविधान निर्माताओं का मत निम्न में से किसमें प्रतिबिंबित होता है। मत, तो मत की बात करेंगे अगर, तो मत उनका जो है उद्देशिका से प्रतिबिंबित होता है। उद्देशिका ही आधे से ज़्यादा आपका संविधान अपने आप में समेटे हुए है, बहुत चीज़, मतलब उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हैं, समानता, भाईचारा और इस तरह की चीज़ें। तो उद्देशिका शासन व्यवस्था को निर्धारित करने वाले सिद्धांतों और लक्ष्यों का मार्गदर्शन करती है, जो कि मैं आपको बताना चाह रही थी। और ये महत्वपूर्ण अंग उन उद्देश्यों और सिद्धांतों को समाहित करता है जिसकी संकल्पना संविधान निर्माताओं ने कभी की थी, ठीक है। तो ये कुछ आपका एक्सप्लेनेशन है। निम्न में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक है या अभिभावक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन, आपको यहाँ बिल्कुल भी पढ़ने की ऑप्शन ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, भाई सुप्रीम कोर्ट इज़ द गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। सो इसके बारे में क्या ही एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, आपको पता ही है सब कुछ। 17वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान की निम्न में से कौन सी एक अनुसूची दल बदल विरोध विषय को उपबंध है। बार बार अनुसूचियों से क्वेश्चन आते हैं, सुमेल करने के लिए आते हैं और फिर भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक बार क्या है, ज़्यादा अनुसूचियाँ तो है नहीं, 12 अनुसूची है, आराम से उसको एक बार बैठ करके लिस्ट बनाइए, उसको बार बार देख के पढ़ लीजिए। और सारी की सारी पूछी भी नहीं जाती है, कुछ ही एक 4-5 हैं जो बार बार रिपीट होती हैं। तो दल बदल से रिलेटेड मैं आपको बता देती हूँ। तो 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून है, ठीक है। तो ये था आपका 17वां क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा पंचशील का सिद्धांत नहीं है। यहाँ नहीं है बताना। और पंचशील का सिद्धांत जो समझौता हुआ था भारत और चीन के बीच में हुआ था, हमारे जवाहरलाल नेहरू जो हैं उन्होंने चीन के साथ एक जो ट्रीटी साइन की थी, पंचशील समझौता उसको कहा गया था। तो उनमें कुछ बातें कही गई थी कि भाई हम ये फॉलो करेंगे और आप भी ऐसे ऐसे फॉलो करिएगा, उस पर साइन हुआ था। तो यहाँ बताना है कि इनमें से कौन सी बात उस दौरान नहीं की गई थी। तो आप देखिए, गुट निरपेक्ष की बात उसमें नहीं की गई थी। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता संप्रभुता का सम्मान करेंगे, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, इस तरह की बातें जो है उसमें की गई थी। लेकिन गुट निरपेक्षता की कोई बात उसमें नहीं थी।
बल्कि गुटनिरपेक्षता एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन था जिसका आधार ये सारी बातें थी, लेकिन वो उस समझौते में नहीं मेंशन था। ठीक है, चीन और भारत के बीच शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांतों का एक समझौता श्रृंखला है जो 1954 में अस्तित्व में आया। ध्यान दीजिएगा, पंचशील समझौता किसके बीच और कब आया, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके वनडे एग्जाम्स के लिहाज से। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, भारतीय सर्वेक्षण निम्न में से किसके अधीनस्थ है। यहाँ डिपार्टमेंट पूछ रहा है, जो सर्वे ऑफ इंडिया है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, वो किसके अधीनस्थ है। तो भाई पहले तो ये जान लीजिए इसका मुख्यालय जो है वो देहरादून में है, और ये मेजर इसका जो काम है भारतीय मानचित्र को तैयार करना और उसको पब्लिश करना, ये देहरादून में इसका मुख्यालय है, और आता है ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसके अंदर आता है ये आपका सर्वे ऑफ इंडिया। और ये कहा जाता है कि सबसे पुराना विभाग है भारत का। देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है, द नेशनल सर्वे एंड मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन पूरा नाम है ये इसका, जो कि विज्ञान तकनीकी विभाग के अंतर्गत आता है, और ये भारत सरकार का प्राचीनतम वैज्ञानिक विभाग है। प्राचीनतम है तो थोड़ा सा सन पे कंसंट्रेट करिएगा। 1767 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आखिरी क्वेश्चन जो है वो सेशन का देखते हैं। अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख है वो है, तो देखिए जो सबसे ज़्यादा नाम अशोक का यूज़ हुआ है, हालांकि ये सारे नाम जो दिए हैं, चक्रवर्तिन, धर्मदेव, धर्मकीर्ति, इस तरह के सारे नाम उसके लिए यूज़ हुए हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा शिलालेखों में उसका नाम आया है वो है प्रियदर्शी। प्रियदर्शी को बार बार हर अभिलेख में उसके जो है मेंशन किया गया है। तो ये जो है हमारे कुछ 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। देखिए इसके अलावा भी यहाँ इन्होंने दे रखा है देव नाम, प्रिय, प्रियदर्शी, इस तरह के नाम और भी उसके बहुत सारे दिखे गए अलग अलग अभिलेख में। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट MCQs थे आज के लिए, बस इतना ही। और आई होप कि आपने बहुत इन्जॉय किया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सेशन देखने के लिए, बने रहिएगा हमारे साथ।